जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके साथ एक दफा नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बड़ी खबर है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और आप जैसे जानते हैं कि न्यूजीलैंड ने अचानक सिक्योरिटी थ्रेट का कहकर आके पाकिस्तान का जो दौरा था उसको कैंसिल कर दिया है और वो जो टीम जो है वो अब उनकी वापस चली जा रही है। और आपको पता है पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें यहाँ पे 22 करोड़ लोग जो क्रिकेट से मोहब्बत भी करते हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं, आपके साथ महर भी हैं, उस पर कमेंटेटर भी हैं, सब कुछ करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा एक सदमे का मेरा ख्याल है बहस बनी है ये चीज़ जो है। और उसका लोगों को यकीन नहीं हो रहा क्योंकि बिल्कुल मैच से 1 घंटा पहले मेरा ख्याल इस तरह के अगेन इन्फॉर्मेशन उनके पास आई थी न्यूजीलैंड के पास जो उन्होंने अपनी टीम के साथ शेयर की और उसके बाद वो चले गए। बहुत एक उसकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है, बुरी खबर है कि बड़े आप कह सकते हैं मिन्नतों से कोशिशों से ये पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई थी। तो आज जो उस पर आपसे बात करने मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आप जाने पहचाने, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं, हमारे भट्टी साहब इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। 3-4 चीज़ों पे हम इस पे बात करेंगे। एक तो कमेंटेटर का व्यू है, एक्सपर्ट का व्यू है, उसके बाद हुकूमत है कुछ आगे दे, कुछ मेरे पास और कोई भट्टी साहब के पास कुछ और खबरें भी हैं, कुछ इनसाइड भी हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी हैं, 2-4 जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। जो आज के टॉपिक्स हम आगे इसमें रखना चाहते हैं मेन तो ये कि क्या पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर आइसोलेशन का एक उसको शिकार करने का मनसूबा कोई बन गया, क्योंकि ये बातें भी आ रही हैं अफगानिस्तान में जो कि डिबेकल हुआ है तो उससे कुछ ये हमारी बड़ी पावर जो है वो शायद नाराज हैं, वो खुश नहीं और पाकिस्तान को अकेला और तनहा किया जा रहा है। एक ये दूसरी जो एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो इमरान खान इन्होंने बैठकर खुद जाती तौर पर न्यूजीलैंड की टीम का जो यहाँ पे दौरा हो रहा है उसका सिक्योरिटी प्लान जो है इमरान खान साहब ने खुद जाती तौर पर क्लियर किया है और इसकी मंजूरी दी हुई है और उसकी डिटेल शेयर करेंगे। वो सिक्योरिटी प्लान क्या था, उसमें कितने लोग थे और पूरा एक उसका कंप्रीहेंसिव व्यू जो है ना जो इमरान खान साहब को पेश किया गया वो भी आपके साथ डिटेल अब तो अगर शेयर की जा सकती हैं क्योंकि दौरा उनका मुलतवी हो गया। और तीसरी चीज जो सामने आ रही है, दिल राजा साहब हमारे दोस्त हैं बड़े, आपको पता है कि एक उनका नाम है प्रोडक्शन की दुनिया में, उन्होंने भी ट्वीट किया। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था फैसल जवेद साहब हैं, वो भी जियो के प्रोग्राम में वहां पे बैठे ये बात ये कर रहे थे कि एक उसको भारतीय सहाफी हैं तो उन्होंने स्टोरी लगाई थी 21 अगस्त की कि पाकिस्तान में जो आ रही है न्यूजीलैंड की टीम आ रही है तो शायद इस पर दाइश के हमलों का खतरा है। अब इस पे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वो अगर उस वेबसाइट को कैसे पता था कि जनाब के पाकिस्तान में दाइश वगैरह जो है वो हमले कर सकते। 21 अगस्त की वो स्टोरी है जो मैंने देखा, फैसल जवेद साहब भी दिखा रहे थे और उससे पहले अदील राजा साहब ने की, उससे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और प्लस ये है, एक तो हम ये कह रहे हैं ना कि न्यूजीलैंड ने बड़ी जल्दी की है, उन्होंने ये सारे ये आके स्टेप्स लिए हैं तो इस पे मैं इनसे आगे भट्टी साहब का एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या उनके पास क्या ऑप्शन थे कि वो क्या करना चाहिए था उसके न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को। एक तो उन्हें अपनी टीम वापस बुला रही है और पाकिस्तान का एम्बेरसमेंट है, दूसरे उनके पास क्या ऑप्शन थे, इस पर भी बात करेंगे थोड़ा सा। भट्टी साहब वेलकम टू द शो आफ्टर लॉन्ग टाइम। आपकी ये दरमियान में सेहत तबीयत अच्छी नहीं थी, अल्लाह ने आपको अगर सेहत दी है एक उस पर खुशी वाली बात है, एक तो आपको मुबारक हो, यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। ये इतना बड़ा आज सारा कुछ आपके भी क्योंकि बहुत सारे हुकूमती ओहदों में जानने वालों में बहुत सारी में आपकी वो क्या कहते हैं आपका आना जाना रहता है। आपका क्या ख्याल है, ये क्या हुआ है पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा बम शेल वो कहते हैं ना एक एक्सप्लोड हुआ जिसकी तवक्को कोई नहीं कर रहा था, व्हाट वेंट रॉन्ग? बहुत शुक्रिया रऊफ भाई, और शुक्रिया के वाकई सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं। और हमने आज तय किया कि हम अपनी जिंदगियों के बारे में एक वीलॉग करेंगे और मैंने आज बड़ी मुश्किल से रऊफ भाई को मनवाया है और उसमें माना नहीं हूं हाफ हार्टेड आपने कहा है, मैंने भी अपनी कंसेंट दी नहीं है तो लिहाजा मेरे ब्याह पे दावा ना फरमाएं। और हाफ हार्टेड यानी मैं मनवा लूंगा, मुझे पता है। और दूसरी बात यह है कि उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि बीमारी मैं किस तरह बीमार हुआ और फिर अल्लाह के फजल के बाद यानी मेरे 22 साल से दोस्ती है, किस तरह रऊफ भाई ने एक वक्त पे मुझे इस तरह पकड़ के निकाला और मैं उसके बाद मेरी वापसी शुरू हो गई। अच्छा, इस टॉपिक पे हैं बहसियत पाकिस्तानी। यकीन करें मैं बहुत दुखी, हम सब दुखी और और मैं समझता हूँ वजीर आजम न्यूजीलैंड जो भी उनके अपने सियासी हालात हैं, जो भी न्यूजीलैंड की वजीर आजम का एक बुज़दिलाना फैसला है, कीवीज बोर्ड का बुज़दिलाना फैसला है और ये इसमें कोई शक ही नहीं है कि इंडिया ना हो। आप हम फैटफ देखें, आप IMF वाला देखें, कश्मीर देखें, अफगानिस्तान की सरजमीन से देखें, हमारे साथ कितनी सीरीज उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया वो देखें,
T20 चैंपियनशिप वर्ल्ड कप में हम नहीं खेलेंगे, इस तरह की दुर्फुतनियां देखें, और इसको आईसीसी में हमारे बोर्ड को तनहा करना और हमें साइड पे करना ये देखें, हमारे खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा करें ये देखें, और उनको एक आंख नहीं भाया हमारा कश्मीर का जो प्रीमियर लीग था, इस पे तो उन्होंने इतना इत्तेजाज किया, पूरी दुनिया में ढंडोरे बीटे, वो भी हमारा कसूर था। पीएसएल का पाकिस्तान में होना ये भी बड़ा हमारा कसूर था कि ये तो वापस आ गए हैं गेम में, और फिर उसके बाद जो उसको क्या कहते हैं, जो टीमें आ रही थी हमारे पास, वो भी वो उनके लिए हजम नहीं हो रहा था। और फिर इसके बाद जिस तरह हमें वो खुश होते थे, जिस तरह वहां के बयान और खबरें आती थी कि हमारी फलां सीरीज जो है उन्होंने हमें कट कर दिया, इतने कर दिए, 4 वनडे 2 में कर दिए, 1 में, डेफिनेटली। और फिर अफगानिस्तान की सरजमीन से बैठ के जो कुछ हमारे खिलाफ कर रहे थे वो भी, और ये मानना पड़ेगा, ये जज्बात की दुनिया नहीं है, मफादात की दुनिया है। इंडिया की एक से है पूरी, हमारी सफारती जंग जो हम सफारती बहुत पहले ही हार चुके हैं, हम छोटा लोग हैं, भूखे नंगे लोग हैं, कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, वो बड़ी मार्केट है। और उन्होंने आईसीसी में स्पेशली उनका, और कितना पैसा है अराउंड, और यानी इससे आप साबित इससे करें कि न्यूजीलैंड हमारे पास बी टीम भेजी है, एक खिलाड़ी कहां गए जा रहे हैं, दुबई में, क्या करने के लिए, इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए। तो कितना पैसा वो देते हैं, किस तरह करते हैं, और किस तरह वो आप उन सारे प्लेयर्स को उन्होंने आपके बना के वो जिन जप्पा डाल के और एक मनापली बना रही है। तो मेरे ख्याल से इसमें इंडिया है मुकम्मल तौर पर, और इंडियन लॉबी काम कर गई। और हम पिछले भट्टी साहब, पिछले दिनों में मैं थोड़े से इस पे हैं, पिछले दिनों में हमारे तल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हुए, पिछले मेरा 6 महीने की अगर मैं कहूँ, फरवरी के ऑनवर्ड, आपको याद होगा उनके जो हमारे ये होते डीजी अगेन होते मिलिट्री ऑपरेशंस होते, इनके राब्ते हुए थे, फिर सीज फायर हुआ हमारा उस बॉर्डर पे। इस वक्त बॉर्डर पे बड़े अरसे बाद हम देख रहे हैं कि सीज फायर है पाकिस्तान और इंडिया में। और फिर हमने उसके बाद एक यहाँ पे खबरें आना शुरू होंगी कि बैकडोर चैनल्स के जरिए भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एलीट और इंडियन जो है राब्ते कर रहे हैं, और बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों मुल्कों के तल्लुकात ठीक किए जाए। दरमियान में कोई 2-4 और ममालिक भी थे, उसमें कह रहे थे कि शायद यूई वगैरह जो है वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात ठीक करने का। हमें वहां पे एक आपका सिम्टम्स भी नजर आना शुरू होगा। इमरान खान साहब और मोदी साहब के दरमियान अच्छे ट्वीट्स का भी एक्सचेंज हुआ, उन्होंने 23 मार्च पे आके पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। और सबसे बड़ी खबर ये आई थी कि उनके जो है वहां पे मेरा ख्याल नेशनल सिक्योरिटी के अगर उनके एडवाइजर हैं या राव वगैरह के जो उनके चीफ है, उनके हमारे जो यहाँ पे काउंटर पार्ट्स हैं पाकिस्तानी या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो सरबराह हैं, इनके दुबई में कुछ वहां मुलाकातें हुई हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे हैं उनकी मुलाकातें कुछ हुई हैं लोगों से। तो ये माहौल तो बड़ा लग रहा था कि पाकिस्तान इंडिया बड़े बेहतर हो रहे हैं, दोनों मुल्क जो है इस तरह की हरकतें, इस तरह के प्रॉक्सीज का कुछ चक्कर नहीं होगा। ये अचानक जो कहा जा रहा है अफगानिस्तान की वजह से, जैसे आपने भी कहा, इट बिकेम ए सॉर्ट ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर द होल वर्ल्ड। जो खतरा मुझे लग रहा है, मैं थोड़ी सी बात बड़ी मुख्तसर करूं, कि अगर यही वाली सारी चीज है जो कहा जा रहा है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब कि शायद हुई कि दुनिया जो है नाराज है हमसे, यूरोप नाराज है, उसके बाद यूएई नाराज, सॉरी आपके यूके नाराज है, अमेरिकन नाराज हैं, और साथ में साथ इंडियंस नाराज हैं, इतने बड़े बड़े मतलब बिग पावरफुल मुल्क नाराज हैं। छोटा सा उन्होंने अभी एक फिलर इसको कहना, एक उन्होंने वो किया है कि एक लम्हे में कि हम पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान दे सकते हैं। हमारे में कैपेसिटी है कि आने वाले मतलब दिनों में, महीनों में अफगानिस्तान की जिस तरह की सिचुएशन हमें अफेक्ट कर रही है, उसी का बाज लोग कह रहे हैं ना कि उसका आफ्टर शूट है, तो हाउ विल कोप विद इट। मुझे तो ये फिक्र इसकी ज्यादा शुरू हो गई है कि ये तो अगर ये गेम प्लान है जो आप बता रहे हैं, तो फिर तो ज्यादा हमारे लिए मुश्किलात और मसाइल आने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई लंबी चौड़ी बहस इंटेलेक्चुअलिज्म में ना आप पढ़ते हैं ना मैं, सीधी सीधी बात करते हैं। सीधी बात क्या है कि 1.5-2 दर्जन आपने कॉलम भी बड़ा खूबसूरत लिखा और बड़ा मिजाज में लिखा, चाचा मीरू और इमरान खान की काल, जो बाइडन की काल, इमरान खान। तो बात यह है कि पूरी दुनिया का इस वक्त अमेरिका का देख लें रवैया, उसने 1.5-2 दर्जन बकौल आपके 3 दर्जन या 1 दर्जन लोगों सरबराह ने मुल्कत को कॉल की, हमें नहीं की। हम वो लोग हैं जो पिछले कोई 40-50 साल से वक्तन फवक्तन अमरीकी इत्तेहादी हैं। हमने 75,000 शहादतें दी हुई हैं, खरबों का नुकसान करवाया, उनकी जंगें लड़ी हुई हैं, 60 साल से और हमारी आधी कौम अमरीका की वजह से साइको हो गई। अच्छा, एक यूके आ जाए, यूके में डेल्टा फैला भारत से, रेड लिस्ट में पाकिस्तान आ गया, और अब आप बड़ी मुश्किल से उन्होंने रेड लिस्ट से हमें निकाला। आप हमारा ये हाल। आ जाए
अजीत डोल आपने वो मेरे ख्याल से इससे तो ये साबित हुआ, मैं साबित बात कर रहा हूँ कि फिर अगर यूके ने आज निकाल दिया रेड लिस्ट से पाकिस्तानियों के लिए, बड़ी अच्छी खबर है। तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि शायद यूके की एजेंसीज ने उन्होंने न्यूजीलैंड की एजेंसीज को अलर्ट किया, फिर तो ये खबर ठीक नहीं होगी, क्योंकि अगर यूके ने अगर कोई नुकसान इस तरह का देना होता तो ये सबसे बड़ा तो ये है कि आप उसको रिलीफ ना दें पाकिस्तान को। सर एक चल रहा है पॉलिटिकल, रेड लिस्ट वाला बड़ा एक ये ज़हन में रखिएगा, अब मुझसे आप ज्यादा जानते हैं। एक चलता है पॉलिटिकल, एक होता है सफारती तल्लुकात, एक होता है मफादात, एक होता है एस्टेब्लिशमेंट टू एजेंसी टू एजेंसी, पीछे जो लंबे 50-50 साल की उनकी प्लानिंग होती है। अफगानिस्तान का अजीत डोल आपने मेरे ख्याल से वाहिद मीडिया था, यह एक आध और होगा जिन्होंने उनकी तकरीर चलाकर उस पर प्रोग्राम भी किया था। तो अजीत डोल ने कहा कि मैं 10 से 15 लोगों को मिला जो लेफ्टिनेंट जनरल और अबव, उनसे मुख्तलिफ जगहों मिला, और उनका जो राय है वो आज सच साबित हुई और मैं उनकी नहीं मानता। खैर वो तो लंबा नहीं, ये हमने कहा, उसने ये कहा सारी ताकि बात ठीक चली जाए, उसने कहा था कि मेरी पाकिस्तानी जनरलों से वहां पे ट्रैक 2 में मिलते रहते ना, रिटायर्ड जनरल थे मोस्टली, जैसे सेमिनार्स में, उनका ये कहना था कि अफगान फोर्सेज जो है ना ये यहाँ पे ये तालिबान के साथ ये पाकिस्तानी जनरलों का ख्याल था। तो मेरा ख्याल था नहीं वो लड़ लेंगे। पाकिस्तानी कहते थे नहीं यहाँ नेशनल आर्मी बनाने के लिए बड़ा टाइम लगता है। मैं कहता नहीं, पाकिस्तानी को मैं क्योंकि बिलीव नहीं करता, तो मैंने इस पे किया था, मैं कि जो बातें उसने की थी तो अल्टीमेटली जो हमारे पाकिस्तानी जनरल्स कह रहे थे, असेसमेंट दे रहे अफगानिस्तान वो ठीक साबित है। अब बात ये है बेसिकली, अमेरिका कभी नहीं भूलेगा, वियतनाम अभी तक नहीं भूला, हम समझे भूल गए, अमेरिका कभी अफगानिस्तान नहीं भूलेगा। वियतनाम के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात नहीं वो करेंगे, मैंने दो कहा है, एक है वो, दूसरा अमेरिका कभी भी नहीं भूलेगा जहां उसको मौका मिला। दूसरी बात है अफगानिस्तान से निकलना और यूं निकलना, और जिस तरह जो बाइडन पे प्रेशर है वो कभी नहीं भूलेगा। तीसरा बात, भारत कभी नहीं भूलेगा अफगानिस्तान। जिस तरह भारतीय मीडिया पहली दफा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है कि आप तनहा हो गए, आप लुट्टे गए, आप बर्बाद हो गए, वो जो 400 मिलियन 500 मिलियन 4 अरब डॉलर और पता नहीं कितना पार्लियामेंट आपने बना दी, यूनिवर्सिटियां आपने, डैम आपने, अफगानिस्तान में सड़कें, आप तो आज क्या है, आप तो वो, बल्कि उनके कर्नल ने कहा था कि जिस तरह 2 बड़े लड़ते हैं उसमें एक छोटा सा बच्चा चमाटे खा के घर आ जाता है, तो भारत तो इस तरह है, तो वो नहीं भूलेगा। ये तनहा करेंगे, ये हमें और आखिरी बात, यानी हमारा, मैं कह रहा हूं हमारी से जो है वो दुनिया में इस तरह है कि जो बाइडन फोन करता नहीं, मोदी फोन सुनता नहीं। और वो एक और भी चल रहा था सोशल मीडिया पे कि और अगर उसमें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर वो मानते नहीं है ना, वो मानते नहीं है कि दौरा जो है ना वो ना करें। अच्छा, लेकिन एक जुमला मैं इस पे प्लीज अल्लाह के नाम पे, ये मेरे मुल्क का मसला है, ये इमरान खान का नहीं, इमरान खान से आप हर लम्हे स्कोर सेटल करें, हुकूमत से करें, ये सारों का मसला है, हमारे इमेज का मसला है। इमरान खान साहब पे भी आ रही है, उनकी अपनी वजह से आ रही है। उन्होंने जब लाहौर में फाइनल होना था PSL का, तो आपको याद होगा अड़ेलू कट्टे और फटीचर, जो फटीचर कहते, अड़ेलू कट्टे कहते कि इनको लेकर आ गए हैं, उस वक्त इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि लाहौर में अगर कर्फ्यू लगा के आपने ये करवाने हैं, अगर मैचेस करवाने थे, उनके ट्वीट्स वगैरह को थोड़ा सा उनको मुखालफीन जो है, और उस वक्त के प्लीज एक रऊफ कलासरा साहब की अगर थोड़ा सा टाइम मिले, और मेरा ये तो उनके तो प्रोग्राम थे बड़ा अच्छा उस वक्त प्रोग्राम, इनके और हमारे जो तजिए देख लीजिए, हमने उस दिन भी यही कहा था कि आपने गलत कहा। हाँ, तो इमरान खान साहब की थोड़ी सी मैं कहता हूँ समटाइम बैड लक होती है, इंसान हमारी होती है। नहीं, आपका फेवरेट लफ्ज कर्मा जो है कि आप किसी के लिए बुरा चाहेंगे, बुरी बात करेंगे तो आप पे लौट के आते हैं, नेकी करेंगे तो नेकी है। तो मैं वो देख रहा था ट्वीट्स वगैरह इमरान खान साहब के, तो मैं कि ये इन्होंने 3 साल पहले की बात है, मेरे 4 साल की, तो इन्होंने उस वक्त भी कहा था कि जनाब ये देखें लाहौर में कर्फ्यू लगा के सिक्योरिटी करके तो लोगों को अंदर बाहर बंद करके करा रहे हैं मैचेस, तो क्या करवा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने, आप जो मुल्क की बात कर रहे हैं ना कि मुल्क के लिए क्रिकेट वापस आ रहे, तो खान साहब ने भी उस वक्त इस तरह के ट्वीट्स किए थे। आज मतलब सारे हम उस वक्त भी कह रहे थे कि क्रिकेट जिस शक्ल में भी आ रही है इसको आने दें। आज हम भी इमरान खान साहब के साथ, इस मुल्क के साथ, हमारी रियासत है यार, हमने यही जीना मरना है। लेकिन बाज़ दफा वो चीजें मुझे आती है कि बंदा कोई इतनी बड़ी बात ना कह दे, मैं खुद डरना शुरू हो गया कि ऐसी बात ना कह दें, कोई ऐसा दावा ना कर दें जो हमारे मुंह पे पड़े और दोबारा हम उसके लिए एम्बैरसमेंट कहें। मैं जरा इस पे आता हूं कि क्या मरियम नवाज साहबा को ये करके कि वो स्क्रीन शॉट दे के न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा खत्म कर दिया, ऊपर मैं सब्ज पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाऊंगा। आज मैंने उनको ट्वीट करके पूछा है, मैंने कहा है कि पाकिस्तान तोड़ने वाले जो अमली तौर पर जिसने कहा मैंने पाकिस्तान तोड़ा है, इस साल उस पर फख्र करने वाले नरेंद्र मोदी की को पग पहनाकर, हैप्पी बर्थडे का केक कटवाकर, पाकिस्तान को गलीज गाली देने वाले मोहिब हमदुल्ला से, नवाज शरीफ ने मुलाकात करके
اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کر کے اس کے بعد اگر آپ بھٹی صاحب میرا کہ ناظرین ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ وہ اور ہاں لندن سے بیٹھ کر مفروری کی حالت میں فوج پر چڑھائیاں کر کے اگر پاکستان سبز پاسپورٹ کی عزت بڑھی ہے تو آج بھی بڑھی ہے، اس پر سیاست نہ کریں. اچھا میں نے کہا تھا کہ 2-4 خبریں بھی شیئر کریں گے تو وہ ویور یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جیسے لیڈر لگا دے، خبر نہیں دے رہے. خبر سٹوری آپ کے ساتھ سر میں یہ شیئر کر رہا ہوں. ابھی کیبنٹ کا پچھلے ہفتے جو اجلاس ہوا ہے، ایک تو یہ ہفتہ چل رہا ہے نا، ابھی جو لاسٹ ویک ہوا ہے، اس میں انٹیریئر منسٹری جو ہے یہ وہاں پہ ایک سمری لے کر گئے تھے. سر میں یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت جو ہے کتنی سیریس تھی کہ ہم نے کس لیول کی سیکورٹی دینی ہے. یہ اپروول جو ہے یہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ جی ان کو سیکورٹی، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس سے 1 اسٹیپ فردر دی گئی. اتنی صدر پاکستان، آرمی چیف اور وزیر اعظم کی نہیں ہوتی. میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں. سر ہاں وہ آپ بتا دیں، لیکن یہ 6 مہینے سے جاری تھا. اچھا یہ جو آپ انہوں نے کیبنٹ میں لے کر گئے اور وزیر اعظم عمران خان نے اس پورے سیکورٹی پلان کی منظوری دی ہے جس پہ انہوں نے کہا جی میں اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ یہ شیخ رشید صاحب لے کے گئے تھے کہ 11 ستمبر سے لے کر یہ 4 اکتوبر تک یہ ٹور ہو رہا ہے اس کا. اور انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ راولپنڈی اور لاہور میں میچز ہونے ہیں اور اس میں 3 انہوں نے آگے ون ڈے کھیلنے ہیں، اس میں T20 ہیں 5 راولپنڈی لاہور میں جیسے میں نے کہا. اور تو انہوں نے وہاں پنجاب کو کہا اور اس کو اسلام آباد ICT وغیرہ کو اور پاکستان آرمی کے ٹروپس اور پاکستان ایویشن کے ایسٹس اور یہ فوج جو منگوائی گئی ہے انہوں نے آرمی منگوائی ہوئی تھی. یہ 245 ہے کانسٹیٹیوشن کا جس کے تحت یہ حکومت جو ہے یا سویلین حکومت وہ آرمی کو بلوا سکتے ہیں. 245 کے تحت آرمی بلانا ایک اچھا خاصا بڑا سٹیپ سمجھا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت. اور وفاقی کابینہ لے رہی ہے یہ وفاقی کابینہ کار ہے سر. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس میں جو انہوں نے وہ ڈیٹیل بتائی ہے وہ ذرا سننے والی ہے سر کہ کتنے انہوں نے وہاں پہ ٹروپس جو ہیں اور اس میں لگا. آپ کیونکہ بتا سکتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ تو نہیں رہا سو آئی کین شیئر اٹ ود یو. اس میں یہ تھا کہ پاکستان آرمی جو ہے اب کس نے کیا کچھ دینا تھا ذرا سنیے گا. راولپنڈی کے لیے پاکستان آرمی نے ایک انفینٹری کمپنی دینی تھی سر، یہ ذہن میں رکھیں سر، ایک پوری فائٹنگ کمپنی جی فائٹنگ کمپنی، ایک انفینٹری کمپنی انہی کے اس پہ سیکورٹی پہ ہونی تھی. اچھا لائٹ کمانڈو بٹالین سر، کمانڈو بٹالین سر انہوں نے ایک کمپنی دینی تھی سر، پوری کمانڈوز ان کے اس پہ تھے. پھر ہیلی کاپٹرز دینے تھے 2 انہوں نے M17 ہے اس کے ایواکویشن کے لیے یا آپ کے سرویلنس کرنی تھی وہ دینی تھی. اچھا پھر یہاں پہ SSG کمانڈوز یہ زرار جو ہے ہمارے پاکستان کے موسٹ مطلب ڈیکوریٹڈ بریو ہمارے جو کمانڈوز ہیں پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا مانتی ہے ہمارے کمانڈوز. ایک پلاٹون پوری ہماری SSG کمانڈوز کی ان کی اس کے لیے انہوں نے پرپوز کی کہ لگائی جائے گی جو لگائی گئی سر. اس کے بعد ان کے پاس پلس ان کے 630 ایکسپلوسیو آرڈیننس ڈسپوزل وغیرہ ایکسپلوسیو آرڈیننس وہ خیر ایک علیحدہ ہے. اور یہی سیم انہوں نے یہ جو دیا ہوا تھا یہ لاہور کے لیے تھی سر. اس کے بعد ICT اسلام آباد کے لیے انہوں نے کہا جناب کہ جو بھی آپ کے روٹ وغیرہ ہوں گے پاکستان آرمی جو ہے وہ موٹر کیڈ وینیو وغیرہ کو کرے گی، وہی ہیلی کاپٹر وغیرہ. اب یہ ساری کی ساری کیبنٹ میں آئی ہے سر. کیبنٹ میں بیٹھ کے عمران خان صاحب ان کے وزیروں کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ یہ پلاٹون ہوگا، یہ کمانڈرز ہوں گے، یہ فوجی ہوں گے، یہ پولیس کے علاوہ ہیں، یہ اسپیشل ہے. یہ اتنی میں سمجھتا ہوں ہم یہیں رہتے ہیں اتنی سیکورٹی وغیرہ اتنا پروٹوکول یہ یہاں پہ آرمی چیف کو نہیں ملتا سر، یہ صدر پاکستان کو اس طرح کا نہیں ملتا. وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ، یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے نیکسٹ لیول کی دی گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو یہ 3 ہماروں کا نام لیا نا، یہ ذرا تحقیق کر کے دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جو بائیڈن امریکی صدر کو اتنا ملتا ہے نہیں ملتا جتنا یہ میں دیا. ابھی آپ ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، کلپس دیکھ رہا تھا، کوئی فوٹوز آ رہے تھے جو سیکورٹی کے. اچھا ان کو ہم نہیں بلیم کر سکتے کھلاڑیوں کو کیونکہ کھلاڑی جو ہے انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا وی آر، اور گراؤنڈ میں نیوزی لینڈ کے کھلاڑی یہ سیٹسفائیڈ تھے اور یہ 6 مہینے سے چل رہا تھا اور 15 مرحلوں پہ یہ اس کی سکروٹنی ہوئی ہے اور نیوزی لینڈ کی سیکورٹی ٹیم آ کے مطمئن ہو کے واپس جا چکی ہے. یہ میں نے کہا نا کہ یہ پیچھے ایک لابی لگی ہوئی تھی، بھارتی لابی لگی ہوئی، تو انہوں نے آخری وقت میں یہ داعش اور القاعدہ مغرب یورپ یہ سارے ڈرتے ہیں. اور میں ایک انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا کہ وہ کتنے پریشر میں ہوں گی یا کس طرح کے ہو، لیکن یہ ایک بزدلانہ فیصلہ. اچھا بھٹی صاحب ایک اور بتائیں جو میرے تھوڑی سی ایک بات ہے کہ جس ان کو سیکورٹی الرٹ ملا ہے ان کو دیا گیا نیوزی لینڈ کو ان کو جس نے بھی دیا ہے میں یہ حیران ہو رہا ہوں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کیا. کیونکہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سیکورٹی، ہماری ایجنسیز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سیکورٹی الرٹ نہیں تھا. اور پاکستانی ایجنسی ڈیفینیٹلی ایک آ کے سرویلنس کر رہی ہوں کہ ایک ٹیم آئی ہوئی، انہیں پتا تھا کہ بڑا مشکل ایک دورہ ہے جس میں مسئلہ نہ ہو. تو وہ کون سا ایسا ملک ہو سکتا ہے، ایجنسی ہو سکتی ہے کہ جس نے ان کو نیوزی لینڈ کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ایجنسیز کو اطلاع تو دے دی
उन्होंने पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं दी। हालांकि दुनिया भर में होता ये है कि आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, पाकिस्तान भी दुनिया के साथ करता है और दुनिया भी करती है। आपको पता चल जाए, पाकिस्तान के ISI को पता चले आज के दुनिया के फलां मुल्क में कोई मसला होने वाला है, तो ये उनको भी इन्फॉर्म करते हैं। लंदन में ही, मतलब यूके में, ये जनाब मुशर्रफ के दौर में वहां पे कोई इस तरह के इनको मिले थे पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी को। उसने जनाब मुशर्रफ पे किताब में भी लिखा है, उसमें बुक में इस वाक़े का लिखा है कि हमें पता चला था कि यूके में एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो वो इन्फॉर्म उनको MI6 को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने प्लाट को ना उन्होंने आगे रोका या खत्म किया। सो मैं हैरान हो रहा हूं कि कौन सी एजेंसी है जो थर्ड एजेंसी है ना साहब, मतलब उनकी अपनी तो नहीं है, उनकी न्यूजीलैंड की, कि वो उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं कर। हालांकि मेरा ये ख्याल है इन दोनों को इन्फॉर्म करा कि था भी सही उस एजेंसी को, जिसने भी अलर्ट जारी किया है कि न्यूजीलैंड को भी कर रहे हैं आप, ठीक है, अब बताएं आप, तो आप पाकिस्तान के साथ भी तो शेयर करें कि हमें यहां से ये चीजें थ्रेट्स आ रही हैं। एंड दैट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि न्यूजीलैंड के साथ तो की गई, हमारे साथ नहीं की गई। इट मीन्स कि कोई ऐसा मुल्क है या ऐसी एजेंसी है कि जो हमारे साथ फ्रेंडली नहीं है। और वो जो, अच्छा इवन मजे की बात बताऊं, इवन ये ISI और राज जो है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी एक अजीब बात होगी, ये एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं। और पाकिस्तान ने एक दो दफा की हुई है, ये बकायदा रिकॉर्ड पे चीजें इन्होंने इंडियंस को इन्होंने बताई हुई है वहां पे कि इस तरह की एक्टिविटीज की हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, सो यू बी ऑन गॉड, ये बकायदा है। अब की दफा ये क्यों नहीं हुआ? इसी वजह से पजल्स हैं भाईजान। जब इस कोई शक नहीं, मैंने कहा ना हम अमरीकी इत्तेहादी हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के एस्टेब्लिश्ड मुल्कों के आपस में तल्लुकात हैं, एजेंसीज के तल्लुकात होते हैं और वो बैकडोर कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे बताएं, हम जब वक्त आता है ना, उस वक्त हमारा सबसे बड़ा इत्तेहादी, हमारा गॉड फादर जो बना होता है, वो एबटाबाद ऑपरेशन पे उसामा के वक्त हमें पता ही नहीं चलने देते। वो ये कहते हैं हम आपको बताते हैं, आप उनको लीक कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ पता ही नहीं चलने देते हैं। दूसरी बात है, कलभूषण किस मुल्क से हमारी सरहद से अंदर आया था? ईरान से। मुबारक पटेल बनकर वो कहां रह रहा था? ईरान से। ये बड़े क्रूअल जालिम किस्म की चीजें होती हैं जब आपका दुश्मन, हमारे वजूद का दुश्मन है भारत। सिंपल सी बात है। मतलब आप जितने कह रहे हैं कि जो हम खुश हो रहे थे, चलो इस तरह ले लेते हैं, लेट्स बी बिट, मतलब है कि जो हम खुश हो रहे थे कि हमने वहां पे काबुल पे तालिबान ने कब्जा कर लिया, हमारे ट्विटर पे, सोशल मीडिया, हुकूमतें, वजीर सारे कह रहे थे ना कि इंडिया को शिकस्त हुई है, जैसे हमारा एक अपना एक नैरेटिव है और उस पर उनको एम्बेरसमेंट हुई, वही आप बता रहे थे। इंडियन मीडिया जो है उनके पीछे पड़ा हुआ कि आपने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए और पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं लगाया, बैठे बैठे इनको गेन हो गया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वहां पे वो एक बना है पूरी दुनिया में कि शायद ये फतह जो हुई है इसमें पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट है, जिससे बहुत सारे रिएक्शन उन मुल्कों में भी आ रहे हैं, अमेरिका में भी आ रहे हैं, यूरोप में, यूके में, हर जगह पे एडिटोरियल छप रहे हैं। आज ही बल्कि मैं देख रहा था ब्लूमबर्ग जो है बड़ा एक वो जो है न्यूज आउटलेट, उन्होंने भी अपना एक एडिटोरियल बड़ा सख्त लगा है। तो हम समझ सकते हैं फिर इंडियन भी आज ऐसे खुश हो रहे होंगे कि जनाब के देखा कि इतनी बड़ी पाकिस्तान के लिए एम्बेरसमेंट स्कोर सेटलिंग हुई है कि हमने अगर काबुल पे उनको एम्बेरस किया है तो उन्होंने इतना मैं कह रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज थी। पाकिस्तान तो यही समझ रहा है कि इंडिया का हाथ है। पूरे भारत में ब्रेकिंग न्यूज थी, पूरे भारत में था कि एक खुशी का समा था। आप देखें, ये कोई करता है कि तालिबान ने काबुल फतह कर लिया। इस मरतबा हमारी बहुत एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की बहुत सेंसिबल पॉलिसी, हम एक्साइटमेंट में नहीं गए, अभी तक बेहतर जा रहे हैं, कल का मुझे पता नहीं। तो ये बर्दाश्त कर सकते हैं अमेरिका और भारत कि तालिबान आ गए? वो तो यूं ही समझते हैं जैसे हमारे बगल बच्चे हैं, लेकिन नहीं है, बदल गई चीजें सारी। लेकिन फिर भी कोई फील कर सकता है कि 8 इंटेलिजेंस मुल्कों के बहुत सारे लोग तो कहते हैं तालिबान के हुकूमत खुद हवाले करके अमेरिकन की अगर इसमें नहीं वो तो मंशा ना होती तो कतर से जहाज ब्रदर जो कंधार, मैं आपकी वो थ्योरी नहीं है, दम है ना, बैठे क्यों थे उनके साथ, क्यों बैठे थे दुआ में, एक एक चीज और आखिरी इनखला में करके कोई ये फील कर, कोई ये भारत या कोई हमारा दुश्मन ये खुशी महसूस करेगा कि 8 इंटेलिजेंस मुल्कों के चीफ हमारे इंटेलिजेंस चीफ के साथ टेबल पे बैठे हुए हैं? और कोई ये फील अमेरिका को अच्छा लगेगा ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया रियासतें इकट्ठे बैठी हुई सारे नहीं करेंगे ये काबुल? ये तभी क्या औरतों के हकूक का, इंसानी हकूक मान लिया होने चाहिए, औरतों के हकूक, इंसानी हकूक, लेकिन औरतों के हकूक मकबूजा कश्मीर में कोई नहीं है, फलस्तीन में कोई नहीं है। हुजाब जो फ्रांस समेत 5 मुल्कों में, यूरोपीय मुल्कों में हुजाब पर पाबंदी है, उन औरतों का दिल करता है हुजाब पहने, उनके हकूक कोई नहीं है। इधर ही तालिबान के हकूक हैं।
دوسری بات یہ کبھی بھی نہیں، یہ جو اس وقت یہ بتائیں مطلب مجھے ایک اور آ رہا ہے، اگر ہم اس کو طالبان کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں جیسے کہ پاکستان میں اس وقت نیریٹو بن رہا ہے کہ شاید اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمیں ایسولیشن شکار، تو ہمیں اس کا مطلب بڑی پرائس اگر مزید دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، تو جسٹ اٹس اے بگننگ آف مطلب سر اور پلس میں آپ کی ساری بات کاٹ رہا ہوں، جو میں مطلب پھر ویور ویٹ کر رہے ہوں گے ذرا کہ تیسری سٹوری جو ان کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ وہ جو جیسے میں نے کہا عادل راجہ اور نے شیئر کی اس پہ ٹویٹر پہ انہوں نے شیئر کی، میں نے اس لنک کو جا کے چیک بھی کیا سارا، اس میں کیونکہ کوئی کہہ رہا تھا فیک نیوز ہے، فیک نیوز تو اپنی جگہ پہ، وہ اس نے 21 اگست کی وہ ڈیٹ دی، میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے خود ویب سائٹ پہ، لیکن اسی 21 اگست کی باقاعدہ وہ آ رہی ہے اس کے ساتھ خبر چھپی ہوئی آ رہی ہے، جیسے میں نے فیصل جوید نے بھی ان کے شو میں، شہزاد اقبال کے شو میں کہا ہے اس نے سارا، اس میں اس نے بتایا ہے کہ یہ خبریں آ رہی ہیں، اور اس نے احسان الاحسان کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے شاید یہ بات کی ہے کہیں پہ، اب ان کا اپنا آپ کیا سورسز ہیں کیا خبر ہے کہ پاکستان میں داعش کے جو سلیپنگ سیلز جو ہیں نا وہ شاید اٹیک کر سکتے ہیں، یہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس خبر کو لگوا کر اس خبر کو وہاں پہ یہ پبلش کرا کے اسی خبر کی بنیاد پہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے پھر اس کو نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کو یا ان کی ایجنسیز کو یہ خبریں فارورڈ کی ہیں، کیونکہ اچانک یہ جو وہاں پہ اس نے داعش نے جو حملے کیے ہیں وہاں پہ یہ کابل ایئرپورٹ پہ کیے ہیں جس میں بیچارے 200-250 معصوم اخوان عورتیں بچے وہ جو وہاں پہ مارے گئے تھے، سو ایک تھوڑا سا ایک دوبارہ ریوائول آف داعش کی تھریٹ کی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، سو وہ جو خبر ہے وہ بھی بڑی ہے کہ اسی کو سورس بنایا گیا ہو ایک کسی انٹیلیجنس اس کے لیے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر یہ افورڈ کر سکتی تھی کہ اس کو کوئی اس کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس کو بتا رہی ہے کہ یہ اگر تھریٹ آ رہی ہے، اور خدا نہ خاصا کوئی چھوٹا سا جیسے آپ کہہ رہے تھے پہلے تھوڑی دیر کے پٹاخہ بھی ادھر دور بچ جاتا تو اس کے لیے کمپلیکیشن ہو سکتی تھی وہاں پہ، تو آپ پتہ استعفیٰ دینا لینا تو 2 منٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو پتا تھا، آپ نے پھر بھی آپ نے دورے کو جاری رکھا، تو آپ نے وہاں تو ذمہ داری زیادہ لی جاتی، جس سے لگ رہا ہے کہ اس نے پرائم منسٹر پاکستان کی بات نہیں سنی، عمران خان کی نہیں سنی، پاکستان کے لوگ بڑا اس سے احترام کرتے ہیں، بلکہ آپ ہی اگر کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم وہیں پہ تھی جب یہ کرائسٹ چرچ والا اتنی بڑا وہاں پہ اس پہ مسجد پہ اٹیک ہوا تھا، بنگلہ دیش نے دورہ نہیں ختم کیا تھا، اور بہت سارے حالات، ایون انڈیا میں مجھے یاد ہے کہ جب وہاں پہ پاکستانی ٹیم گئی تھی تو وہ آگے پچ توڑنے آ گئے تھے ان کے ایکٹیوسٹ تھے شیو سینا کے، اور تھریٹس کے بڑے حملے تھے، پاکستانی ٹیم نے وہ بھی کنٹینیو کیا تھا، سو اٹس اے ویری ایک مسٹیریس تھنگ جو پاکستان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ واٹ وینٹ رانگ۔ دیکھیں کچھ دنوں کے بعد 2-4 دنوں کے بعد 2-4 ہفتوں کے بعد چیزیں نکلیں گی، پہلی بات۔ دوسری بات، آئی کین فلی انڈرسٹینڈ کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر، نیوزی لینڈ جیسے ملک، نیوزی لینڈ جیسے لوگوں کے لیے اس طرح کے مائنڈ رکھنے والوں کے جب کرائسٹ چرچ ہو چکا ہے ان کے پاس، وہ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک خبر بھی کافی ہے۔ اس کے بعد کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ کر لے کہ یہ ہو سکتا ہے، تو وہ میں ان کو انڈرسٹینڈ، لیکن اس کا کوئی اچھا حل بھی نکل سکتا تھا۔ مان لیا آپ نے ایک 1 ڈے منسوخ کر دیں، ڈیلے کر دیں، بیٹھ جائیں کہ 5-6 بندوں کو ہمارے کو کرونا ہو گیا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی درمیان شروع میں کرونا کی بات آئی، ہاں تو کوئی تھوڑا سا اس طرح 2 کھلاڑیوں کو کرونا ہو گیا تو میچ منسوخ ہو گیا، یہ بہتر وے آؤٹ تھا۔ ہاں کوئی اچھا، یعنی آپ نے، ہم کون ہیں پاکستان، ہم وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن دنیا نہیں مانتی، وہ تو اچھا کہتے نہیں کہ آپ لوگ ڈبل کراس۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ ہونا ہو تو 9/11 امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے، فرانس میں بھی دہشت گردی ہو سکتی ہے، UK میں بھی دہشت گردی ہو سکتی ہے، اسپین میں بھی دہشت گردی ہو سکتی ہے، جرمنی میں دہشت گردی ہو سکتی ہے، نیوزی لینڈ میں ایون ہو سکتی ہے، ایک بندہ آتا ہے وہ فیس بک پہ لائیو کر کے سارا کچھ کر جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم بھی پولیٹیکل، ادھر بھی ہمارا وزیر اعظم، اور جب ہمارے وزیر اعظم نے ان کو فون کر کے یقین دہانی بھی کرائی، تو درمیان کا رستہ ملک ٹو ملک کہ ہمیں بھی امبیرسمنٹ نہ ہو، ان کو بھی نہ ہو، انہوں نے کیا کیا؟ اب اگلے انگلینڈ کا، میری دعا ہے اللہ کرے وہ آئیں، لیکن مجھے بہت کم ہوپ رہے گی، بہت کم مارجن، نیرو مارجن رہ گئے، اللہ کرے وہ آئے۔ دوسری بات کیا کہ ہماری جو گیم ہے، ہمارے لیے تو یہ بڑا ایک بہت ایک ایکسائٹمنٹ، اس پہ انہوں نے پھر ایک آ کے وار کیا، اور ایک اور ہم ایک پہلی مرتبہ ہم 20 سال سری لنکن ٹیم ہو کے گئی ہے، زمبابوے کے پلیئر ہو کے گئے ہیں، مطلب ہم تو نارمل، بلکہ جیسے آپ نے نیوزی لینڈ کے بعد آپ نے کہا نہیں، انگلینڈ آ رہا تھا تو 3 بنگلہ دیشی پلیئر بس سے اتر کر اس مسجد کی طرف جا رہے تھے جمعہ پڑھنے، جس مسجد میں وہ بندے مار رہا تھا، اور ان کو تر 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 گولیوں کی آواز آئی، وہ تھوڑا سا بھاگ کے دوسری گاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے، ان کے سامنے سے حملہ آور نکلا اور اس میں بیٹھ کے بھاگا،
انہوں نے سیریز ختم نہیں کی. اس کے بعد 50 بندوں کی ڈیتھ ہوئی, پوری نیوزی لینڈ میں سوگ. اور نیوزی لینڈ جیسے ملک میں یہ پاکستان نہیں جہاں ہر روز دھماکے ہوتے تھے, انہوں نے کنٹینیو کیا. جو شیو سینا والا تھا, جو آپ نے کہا پچ, انہوں نے پچ اکھاڑ دی اور انہوں نے کہا جو آئے گا ان کو مار دیا جائے گا. پاکستان گیا تو, لیکن کہنے کا مقصد اس کا اچھا وے آؤٹ نکل سکتا تھا, لیکن پھر آخر پہ وہی بات, بحیثیت پاکستانی میں دکھی ہوں آج. جی بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا, آپ نے جوائن کیا. سارے ہم دکھی ہیں, آپ کو پتہ ہے جیسے ہم سارے اس میں کرکٹ کے ایک وہ بن چکے ہیں, ایکسپرٹ بن چکے ہیں. آپ کو جس گیم سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. سو پاکستان کے بڑا سیڈ ہے, وی آر آل مطلب اس پہ سوری, وی آر سوری کہ جو ہوا ہے. بات وہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک ہی آپشن بچ گیا ہے پاکستان کے لیے اس کو ریسکیو کرنے کا, کرکٹ کو, کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے. اگر انگلینڈ کی ٹیم آتی ہے, دورہ کرتی ہے, تو میرا خیال ہے بڑی حد تک بچت ہو جائے گی جو نقصان اس سے ہوا ہے. اگر انگلینڈ کی ٹیم بھی نہیں آتی تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے پھر ایک لمبا ایک وہ اس پہ آئے گا. یہ بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں دیکھا. پھر کسی وقت نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.